आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिसर्च के। मतलब जब हम रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ओवरऑल रिसर्च का पूरे का एक स्केच लेने के लिए इसके है ना 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लोग आज देखेंगे कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स किस तरह हमारे पास हमारी हेल्प आउट कर रहे होते हैं एक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरी बात जहाँ पे इसमें होती है कि वो ये होती है कि जो व्यूवर्स होते हैं ना, वो भी अगर इस रिसर्च को देखते हैं ना तो इन 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जैसे एक बिल्डिंग होती है तो उसके मतलब उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं। और जब हम उसके अंदर इंटर होते हैं तो हमारे इंटर होते ही हमें उन ब्लॉक्स की अलग-अलग एक व्यू नजर आता है। उस व्यू को देख के हमारे माइंड में एक स्केच आता है। इसी तरह हमारी रिसर्च के अंदर भी ये ब्लॉक्स हैं। तो इनको देख के हमारे माइंड में इस उस रिसर्च के मुताबिक एक स्केच हमारे माइंड में बैठता है। ये वेटेन ने 2001 में इसकी एक डेफिनेशन की थी। द मिशन ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट इज टू चैलेंज एंड एक्सटेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, नॉट सिंपली टू रीराइट इट। तो उसका मिशन क्या था? कहता है थ्योरी डेवलपमेंट इज टू चैलेंज, मतलब रिसर्च के अंदर जो थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, उसके अंदर कहता है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग जो पहले से काम किया हुआ है उसको रीराइट कर लो या उसको रीफ्रेज कर लो। मतलब जो किसी और ने काम किया हुआ है उसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में चेंज करके, मतलब अपनी किसी और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके और कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके तो आप लोगों के पास वो एक थ्योरी डेवलप हो जाएगी। ऐसा सीन नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप लोगों को एक्सटेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो मौजूदा नॉलेज है उसके अंदर या तो कुछ एक्सटेंड करना पड़ता है और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिमूव भी करना पड़ता है। तो इस मिशन को लेते हुए हमारे पास फिर आगे ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स आए थे कि इसके मुताबिक हम लोग अगर इनके मुताबिक चलेंगे ना तो हमारे फिर ये जो हम लोगों ने बात की ना कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर कुछ ऐड करना या रिमूव करना वो हमें फिर आसान हो जाता है। तो जहां तक बात रहेगी ये नॉट सिंपली टू रीराइट इट इसकी, अब बेसिकली जब रिसर्च होती है ना वो भी रिव्यूअर्स के ऊपर होती है कि वो जहाँ पे पब्लिश हो रही है ना वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ऐसा भी हुआ था कि मतलब जापान के अंदर और एक कंट्री और है उसके अंदर स्टार्ट में मतलब रिसर्च ऐसे स्टार्ट हुई थी कि जो दूसरे लोगों ने काम किया हुआ था ना वो अपनी लैंग्वेज के अंदर पेपर्स को ना राइट कर लेते थे तो वो उनकी रिसर्च हो जाती थी। मतलब किसी और इंग्लिश के अंदर भी पेपर पब्लिश हुआ है, मतलब उसकी राइटिंग सारी इंग्लिश के अंदर है तो वो जैपनीज के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते थे। वो सारे के सारे काम को अपनी लैंग्वेज के अंदर राइट कर देना तो उनकी रिसर्च हो जाती थी। तो शुरू शुरू में ऐसे काम भी हुए हैं, लेकिन अब नहीं। अब मतलब वो एक ग्लोबली एक स्टैंडर्ड बन चुका है तो उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो अब क्या है कि अब आप लोगों को हर एक रिसर्च के अंदर ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक, मैं इनको 4 बिल्डिंग ब्लॉक में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन अब कुछ लोग इसको ना 4 में कन्वर्ट करते हैं और कुछ 5 में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि कुछ लोग इसका नाम 5 बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं और कुछ लोग इसको 4 बिल्डिंग ब्लॉक का नाम देते हैं। मैंने 4 वाला एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये वाला ब्लॉक है ना ये डिवाइड होता है आगे फर्दर ब्लॉक्स के अंदर। ये हु वेयर व्हेन वाला ब्लॉक जो है, तो ये जो हु वेयर व्हेन है ये मतलब एक किसने किया, कहाँ पे किया और कब किया। ये तो मतलब ऑथर नेम और उसकी जब पब्लिश हुआ तो उसका ईयर और ऑथर की जो जहाँ पे वो जहाँ से उसने पब्लिश किया। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूँ, तो मैं मिनहाज से रेलिवेंट हूँ ना, तो मैं जब अपना पब्लिश करूंगा तो अपना ईमेल आईडी दूंगा तो मिनहाज यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस दूंगा। तो जब मैं यहाँ का ईमेल एड्रेस दूंगा तो ये मेरी एक लोकेशन वहां पे सेव हो जाएगी कि ये बंदा कहाँ का है जिसने ये पब्लिश की है रिसर्च। तो मतलब ये चीजें हमारी एक ही ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट होती हैं, इसलिए हम लोग इनको एक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हैं और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर हम इनको एक ही बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर रख दें क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट ये चीजें हैं तो फिर हमारे पास आसानी हो जाती है इन ब्लॉक्स को मैनेज करना। तो ये वो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो किसी भी रिसर्च के अंदर देखे जाते हैं। अगर तो ये हैं तो मतलब ठीक है आप लोगों की रिसर्च कंप्लीट है, अगर इनमें से कोई एक ब्लॉक भी मिस है तो मतलब आप लोगों की रिसर्च कंप्लीट नहीं है।
जिसमें सबसे पहला ब्लॉक व्हाट का है कि क्या करना है, हाउ कैसे करना है, और वाई फिर तीसरा आंसर कि क्यों करना है। जब ये तीन काम हो जाते हैं तो फिर मतलब आती है फोर्थ ब्लॉक की बारी कि जो तीनों ब्लॉक्स का काम था वो कौन है जो ये सारा कुछ सोच रहा है और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, और वो ये जब सारा काम करेगा तो वो मतलब उसका ड्यूरेशन और टाइम और उसका ईयर कौन सा होगा जब ये काम करेगा। तो मतलब हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हम लोग वेन का आंसर देते हैं ना, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, यानी कि अपनी रिसर्च को हिस्टोरिकल बनाने के लिए, क्योंकि रिसर्च होती हिस्टोरिकल है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जब भी कोई चीज पब्लिश करनी है तो उसका साथ ईयर और मंथ जरूर आता है कि ये वाला पेपर इस ईयर के अंदर पब्लिश हुआ। अब इनको वन बाय वन सेपरेटली देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने व्हाट का आंसर देना है तो उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए लाजमी। कि जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है ना कि व्हाट करना क्या है, या आप लोगों को मतलब टीचर्स भी आप लोगों को कोई काम देते हैं रिसर्च का तो आपसे पूछते हैं तो आप क्या कर सकते हो या क्या करना है, तो व्हाट का आंसर हमें सबसे पहले देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट में क्या चीजें आती हैं, व्हाट के आंसर देने के लिए हमें किन चीजों की मालूमात होनी चाहिए अपनी रिसर्च में। तो इसमें द फैक्टर्स दैट कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, कि व्हाट के इंटरेस्ट जो फिनोमिना उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। व्हाट का आंसर जब भी देना है तो इन तीन चीजों पे मुश्तमिल होना चाहिए वो, जिसमें सबसे पहला आप लोगों का कॉन्सेप्ट, मतलब आइडिया जो आपने देना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज के मुताल्लिक है वो। दूसरी चीज होती है उसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आप लोगों ने आइडिया दे रहे हो जो रिसर्च के लिए कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, अब वो उसी कॉन्सेप्ट के रेलिवेंट आप एक उसका कंस्ट्रक्ट भी तो बनाओगे ना। अब ये जो आप लोग कंस्ट्रक्ट बनाते हो ये वही होता है कि मतलब आप लोगों ने काम जो करना है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो। अब उसकी डेवलपमेंट जब आप लोग करोगे तो उस डेवलपमेंट के अंदर कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं एज ए पैरामीटर के तौर पर, और तीसरी चीज आप लोगों के फिर वो वेरिएबल जो इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होंगे। तो आप लोगों के वर्ड के आंसर के अंदर ये तीन चीजें होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है, मेन आइडिया, उसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है उसके कंस्ट्रक्ट के अंदर कि मतलब इसकी डेवलपमेंट जो होती है वो कितने फेजेस के अंदर होगी, फिर पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, और ये जब डेवलपमेंट होगी तो हर फेज के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। तो ये एक मतलब ओवरऑल स्केच है हमारे पास व्हाट के आंसर का। अब अगर मजीद थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ इन चीज़ों की, द इशू इज टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव इंक्लूडेड द राइट फैक्टर्स। इस फैक्टर राइट के अंदर अभी तो हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया ना कि एक कॉन्सेप्ट है एक कंस्ट्रक्ट है और कुछ वेरिएबल्स है। अब इन्हीं फैक्टर्स को लेके जब हम लोगों ने थोड़ी डिटेल में जाना है तो इसके एक्सटेंट हमें देखने पड़ते हैं। कहता है डिसाइडिंग द राइट फैक्टर्स, ये जो आप लोगों ने वेरिएबल्स की बात की, इन वेरिएबल्स के रेलिवेंट जो फैक्टर्स होंगे हम लोगों ने वो राइट फैक्टर्स डिसाइड करने हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट के वाकई ही रेलिवेंट है। तो डिसाइडिंग द राइट फैक्टर्स विल बी बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया, और ये जो फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने डिसाइड करने हैं इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा पार्सिमनी। अब कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि आर ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स इंक्लूडेड, मतलब एक चीज है उसके मुताल्लिक जितने भी रेलिवेंट फैक्टर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं। जैसे कि मैं बात करूं तो मतलब जैसे वो आजकल एक रिसर्च चली हुई है डिजीज डिटेक्शन के ऊपर, मतलब प्लांट डिजीज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक ऑटो सिस्टम बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और इस तरह के हम लोग एल्गोरिथम को यूज करते हुए अपना काम करते हैं। और तो इसमें हम लोगों ने काम क्या करना होता है, किसी डिजीज को डिटेक्ट करना होता है कि फलां चीज फलां बंदे में है कि नहीं। जब हम उसकी डिटेक्शन करते हैं ना, डिटेक्ट करते हैं, तो कहता है जब हम करते हैं तो उसके अंदर या तो हमारे पास तो उसके कुछ उस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो चीज़ें फिर हमें किसी डॉक्टर एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट से डिस्कस करके वो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मतलब कैंसर की डिसीज है उसको मैंने डिटेक्ट करना है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको मुझे चेक करना पड़ेगा। अब उन फैक्टर्स के हमें यानी कि वो फैक्टर्स मेरे पास एज ए वो वेरिएबल के तौर पर बन जाएंगे और वो चीज़ें मैं टेस्ट करवाऊंगा
उन टेस्ट को मैं अपने सिस्टम में से गुजारूंगा और वहां पे मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दूंगा। अगर वो वहां से गुजरते हुए मतलब उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं तो मतलब डिजीज नहीं है, अगर नहीं उतर रहे तो मतलब डिजीज है। अब वो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए ना कि ये वाले टेस्ट करवाएंगे तो फिर हम हमारा सिस्टम आपको बता सकेगा, अदरवाइज नहीं बता सकता। तो हमें वो टेस्ट पहले करवाने पड़ते हैं। अब वो टेस्ट के नाम जो होंगे वो हमारे पास एज ए फैक्टर के तौर पर आ जाएंगे। दूसरी चीज इसमें है पार्सिमनी। अब ये तो हो गया फैक्टर्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिए कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी इसके रेलिवेंट है, ये भी इसके रेलिवेंट है। मतलब एक कैंसर की डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए उसके रेलिवेंट जितने भी हम लोगों ने टेस्ट होते हैं ना वो सारे के सारे अपने पास एक लिस्ट बना ली। वो लिस्ट हो गया ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स। जब हमारे पास ऑल फैक्टर्स आ जाते हैं तो फिर हमारे पास दूसरी चीज होती है पार्सिमनी। विच फैक्टर्स कैन बी डिटेक्ट, कैन बी डिलीटेड, लिटिल वैल्यू टू अंडरस्टैंडिंग। अब मतलब अब पार्सिमनी में क्या करते हैं, उसके अंदर से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर डिलीट करते हैं तो हमारे पास लिटिल वैल्यू टू और अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है वो लिटिल बिट हो जाती है। यानी कि हमारा ओवरऑल जो फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। जितने फैक्टर्स फिर वो जो मेन फैक्टर्स होते हैं सिर्फ हम वो लेते हैं, जो जिनका मतलब यूजलेस होते हैं उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये दो मतलब दो दो चीजें हो गई यहाँ पे हमारे फैक्टर्स को डिसाइड करने के लिए। कम्प्रीहेंसिव क्या फैक्टर डिसाइड करना और दूसरे पार्सिमनी के उन उसमें से कुछ फैक्टर्स को डिलीट कर देना। अब इन्हीं दोनों क्राइटेरिया को लेते हुए मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारा जस्ट थ्योरी डेवलपमेंट के अंदर ये नहीं होता कि जब हम लोग पहले किसी ने काम किया हुआ है तो उसी को रीराइट कर दें। नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐड और रिमूव करना पड़ता है, फिर हम लोग उसको काम उसी थ्योरी को दोबारा खुद से डेवलप कर सकते हैं। तो रीराइट करना काफी नहीं होता, उस रीराइटिंग के साथ हमें जो इसके जो उसके साथ उसमें फैक्टर ये होते हैं वो कम ज्यादा करने पड़ते हैं, तो आप लोगों की रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे मतलब हम लोगों ने जब आर फैक्टर्स की बात की तो यहाँ तक हमारे पास तो भी हो गए थे 7-8 टेस्ट। मतलब ये 7-8 टेस्ट करवाएंगे तो फिर ही मैं डिसाइड कर सकूंगा कि इसको ये मर्ज है कि नहीं। लेकिन जो इससे पहले उस इस डिटेक्शन सिस्टम को बनाने के लिए पहले जिस बंदे ने काम किया हुआ है उसने वो 7-8 फैक्टर्स अपने पास बीच में यूज नहीं किए थे उस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उस मर्ज को डिटेक्ट करने के लिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जो उसने लिए हुए हैं उसमें से हम देखेंगे अगर कोई ऐसा फैक्टर है कि जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन उसने ऐसे ही बस अपने वेरिएबल्स को बढ़ाने के लिए उस फैक्टर्स को बीच में ऐड कर लिया हुआ है, हम उसको पार्सिमनी कर लेंगे। यानी कि उसको बीच में से डिलीट कर देंगे उस फैक्टर को। और हम लोगों ने एक मतलब एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट बनाई हुई होगी, उसमें जो होगा हम लोगों ने ऑल फैक्टर्स डिसाइड किए हुए होंगे। उसमें से फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो मैं एक फैक्टर डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और फैक्टर ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक वेरिएबल्स भी तो पूरे करने होते हैं ना अपने पास। तो यहाँ से मैं इस लिस्ट में से देख के उसकी जगह पे कोई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो होगा उसको ऐड कर लूंगा। तो इस तरह हम लोग इन वेरिएबल्स को ऐड और रिमूव करके जो पहले से एक रिसर्च हुई हुई होती है उसी को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो हमारी एक अपनी रिसर्च बन जाएगी। बशर्ते कि जब आप लोग ये काम करो तो आप लोगों के रिजल्ट उस पहले वाले काम से ज्यादा इम्प्रूव होने चाहिए, फिर आप लोगों की रिसर्च एक्सेप्टेबल होगी। अदरवाइज वो रिसर्च तो हो जाएगी लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये चीज होती है कि पहले से जो काम हुआ हो तो हम उसको भी इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर अपना एक नया काम बट मतलब क्या नया आप क्या करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो ये तो है बट का आंसर। क्या आइडिया क्या है, पहले से बना हुआ काम उसी को आगे आप एक्सटेंड कर रहे हो या कोई नया आइडिया सोच रहे हो। कहते हैं बट इट्स नॉट सिंपली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो जस्ट ये सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ही काफी नहीं होता रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए। From an existing model, the main concern is how the addition or subtraction of these factors alter our understanding of the phenomenon।
कि क्या ये जो हम लोग ऐड और रिमूव कर रहे हैं हमारे फिनोमिना को भी कुछ चेंजिंग इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। तो फिनोमिना में चेंजेस वही होती है कि जब हम किसी काम के अंदर उसके फैक्टर्स को ऐड और रिमूव करके एक नया रिजल्ट, एक नया मॉडल पेश करते हैं, तो उसमें एक जो फिनोमिना चेक करने वाला होता है बस यही चेक किया जाता है कि इसके रिजल्ट इंप्रूव होने चाहिए बस। अगर रिजल्ट इंप्रूव है तो आप लोगों का ये फिनोमिना एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं तो नहीं। तो ये तो था यहाँ तक वर्ड का आंसर कि वर्ड के अंदर आप लोगों का एक नया आइडिया प्योरली वो भी हो सकता है, वो तो आप अपना ही एक मॉडल बनाओगे। अगर पहले से तो मॉडल बना हुआ है तो आप उसमें कुछ फैक्टर्स को ऐड और रिमूव करके उसी मॉडल को चेंज करके अपना एक बना सकते हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो आता है आंसर हाउ का। मतलब ये तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि करना क्या है, अब ये करना कैसे है। कहते हैं वो आइडेंटिफाइड अ सेट ऑफ फैक्टर्स, जब हम लोग वो फैक्टर्स का एक सेट डिसाइड कर लेते हैं और वो हमारा व्हाट का आंसर बन जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड, आपस में उनको रिलेट कैसे करना है। कि जो हम लोगों ने एक नए फैक्टर्स भी इसमें ऐड किए हैं वो बाकियों के साथ रिलेट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उनको करना है, वो कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे मतलब दो ब्लॉक लेके x बिलोंग टू y, ठीक है, मतलब अगर x मालूम है तो फिर हम y मालूम कर सकते हैं। कहते हैं नॉट आर थ्योरेटिकल मॉडल मस्ट हैव बॉक्सेस, मतलब जरूरी नहीं कि जैसे मैंने दो बॉक्स बना के उनका आपस में लिंक क्रिएट कर दिया एरोज लगा के, तो कहते हैं जरूरी नहीं है, बट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन वुड क्लैरिफाई थिंकिंग। लेकिन हम लोग ये करते हैं क्यों, ताकि हमारी जो जो हमारी थिंकिंग है ना उसको विजुअलाइज करके अगर देखा जाए तो वो ज्यादा क्लैरिफाई करती है हमारी चीजों को। जैसे कि एक मुहावरा भी है कि मतलब एक पिक्चर वो 1000 वर्ड के बराबर होती है। क्या आपको मतलब एक पिक्चर शो करवाएंगे तो 1000 वर्ड्स बोलने और एक पिक्चर को दिखाने के बराबर भी होता है। कुछ चीज़ें हमारे पास कि 1000 वर्ड कहने से बेहतर है कि एक पिक्चर दिखा दो तो वो अगला बंदा समझ जाता है देख के। तो इसलिए हमें इन बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी थिंकिंग को विजुलाइज करवा सकें, वो बेहतर तरीके से अगला बंदा समझ सकता है। तो इस तरह हम लोग अपने फैक्टर्स को एक ग्राफ की फॉर्म में बॉक्सेस लगा के उनके दरमियान एरो लगा के एक मॉडल बना देते हैं। तो यही मॉडल हमारा जो हम लोग कहते हैं ना रिसर्च मैथोडोलॉजी राइट करना, तो ये जो हाउ का आंसर होता है ये हमारी हमें रिसर्च मैथोडोलॉजी के अंदर मिल रहा होता है। रिसर्च मैथोडोलॉजी के अंदर हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि जो हम लोगों ने व्हाट का आइडिया दिया होता है उस व्हाट के आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी का हम लोग की कुछ साथ टेक्स्ट भी राइट करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, और साथ हमारी कोशिश होती है, प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए कि आप लोग एक रिसर्च मैथोडोलॉजी का एक मॉडल बना लो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसकी बना लो। अगर आप उसकी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हो ना तो वो रिसर्च मैथोडोलॉजी ज़्यादा मतलब अथेंटिक हो जाती है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर एक ग्राफ होना चाहिए और उसके बाद उसकी डिटेल होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें इस तरह मतलब डिटेल के साथ पिक्चर के साथ हम एलेबोरेट करेंगे तो उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी और हमारी थिंकिंग की क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये जो हम लोगों ने हाउ का आंसर देना होता है तो इसमें हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करनी होती हैं वो हमारी एक किस्म की रिसर्च मेथोडोलॉजी कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। तो ये यहाँ तक हमारे दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, बट करना क्या है, चीज़ें क्या है उसमें, और वो आपस में करनी कैसे हैं। जो करनी कैसे हैं ये हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी बन जाती है। और क्या करना है ये हमारा मतलब जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग लिखते हो, तो वो हमारा व्हाट का आंसर होता है, जिसमें हम रिसर्च गैप भी बोलते हैं उसको और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो वाई, क्यों करना क्यों है, मतलब आगे उसको एलेबोरेट करना, बताना कि मैं काम सारा क्यों कर रहा हूँ। जो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हो अपनी रिसर्च के अंदर, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके बता रहे हो, यानी कि यही इसी चीज का आंसर होता है कि आप ये सारा काम क्यों कर रहे हो। हर रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वाई का आंसर देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड द प्रपोज्ड रिलेशनशिप। क्या आप लोगों ने जस्टिफिकेशन देनी है जो आप लोगों ने फैक्टर्स रिमूव या ऐड किए हैं उनकी मजीद। तो वो जस्टिफिकेशन आप तभी दे सकोगे जब आपके उन फैक्टर्स को ऐड करने से आप लोगों के जो रिजल्ट्स आए हैं वो पहले वाले रिसर्च से अच्छे आए हैं, तो आप लोगों को ये उसको जस्टिफिकेशन देना आसान हो जाए। दूसरी चीज है कि कहते हैं थ्योरेटिकली व्यू दैट बाउंड्स द मॉडल टुगेदर। तो मेरा मतलब ये जो हम थ्योरेटिकली मॉडल डिजाइन कर लेते हैं
कहता है ये एज ए ग्लू का काम करता है, जैसे हम चीज़ों को जोड़ने के लिए ग्लू इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो मॉडल के अंदर जितनी भी फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में टुगेदर इकट्ठा कंबाइन करने के लिए जो थ्योरेटिकली मॉडल होता है वो हमारे पास एज ए ग्लू का काम करता है, और जो उसकी हम लोग विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं वो हमारा एक कंप्लीट मतलब विजुअलाइजेशन बन जाती है जो हमारी थिंकिंग को शो करवाती है। तो इसी के अंदर कहता है आप ये हम कैसे करेंगे, कहता है अंडरलाइन थ्योरी, यही जो थ्योरी होगी जो एज ए ग्लू का काम करेगी, रीड करती है किसको, द लॉजिक अंडरलाइन द मॉडल। जो मॉडल के लिए हम लोगों ने एक लॉजिक क्रिएट की होगी, पहले ऐसे काम होगा फिर ये होगा फिर ये होगा और उसके दरमियान में ये काम आ जाए। और दूसरी चीज इसमें आती है द फंडामेंटल व्यू ऑफ ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई सोसाइटल प्रोसेस दैट जस्टिफाई द प्रपोज्ड कंसेप्चुलाइजेशन। जो हमारी प्रपोज कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने प्रपोज किया है, हमारा ये उनका प्रपोज सोल्यूशन है, उसको जस्टिफाई करें। तो कहते हैं इस मॉडल के अंदर इस मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहली चीज होती है अर्ली स्टेज, यानी कि हमारा कंसेप्चुअल, हमारा लॉजिक। जब हम एक यहाँ तक तो हो गया ना, एक मॉडल बन गया, मॉडल की इवैल्यूएशन भी करनी है ना, तो मॉडल की इवैल्यूएशन जो होती है अर्ली स्टेज पे क्या होती है, अर्ली स्टेज में जस्ट उसका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं, उसकी लॉजिक चेक कर रहे होते हैं तो वो करना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने भी रिसर्च करनी है तो आप सबसे पहले जब प्रपोज करते हो एक मॉडल बना के, तो उसके अंदर जस्ट आप लोगों की लॉजिक और कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है कि ये चाह क्या रहा है, किस तरह करना चाह रहा है, क्या इस तरह पॉसिबल भी है कि नहीं है। ये नहीं देखा जाता कि आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। वो करने वाला काम तो जब आप करोगे फिर पता चलेगा ना कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले जस्ट कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है कि जो आप बातें कर रहे हो, जो आप काम करने को कह रहे हो, वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ये अर्ली स्टेज उसकी वैल्यूएशन होती है। दूसरी वैल्यू उसकी होती है फाइनल स्टेज वेरिफिकेशन, कि जब हम लोग उसको कर लेते हैं, ये तो हो गया प्रपोज के ऊपर, जो प्रपोज सोल्यूशन देते हैं उसके ऊपर जो हमारी वैलिडेशन होगी वो अर्ली स्टेज कहलाएगी। और जब हम लोग उस काम को कर लेते हैं, इनके पहले आप लोगों ने प्रपोजल देना होता है थीसिस का, तो वो हमारी उसके ऊपर सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक को चेक किया जा रहा होता है। फिर जब हम थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी फाइनल स्टेज सिलेक्शन वेरिफिकेशन होती है। तो उसमें क्या होता है, फिर हमारा डाटा और वो चीज़ें देख के हम लोग देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि जो इसने कॉन्सेप्ट पेश किया था प्रपोजल के अंदर उसी के मुताबिक इसने काम किया है, और जो इसने प्रपोजल के अंदर एक हाइपोथेसिस पेश किया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके ये रिजल्ट होंगे, क्या उसी के मुताबिक हमारे रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें बाद में फिर वैलिडेट करवाना हमारा वेरिफिकेशन कहलाता होता है, ये हमारी फाइनल स्टेज वैल्यूएशन। तो कहता है वंस इट हैज एम्पेरिकली वेरीफाइड, कि फाइनल स्टेज के अंदर जो हमारी वेरिफिकेशन होती है वो एम्पेरिकली वेरिफिकेशन होती है। एम्पेरिकल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा एम्पेरिकल वेरिफिकेशन कौन सी होती है? ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको। एनीवन? जस्ट ऑन योर माइक एंड टॉक। तो ये हमारी फिर एम्पेरिकली वेरिफिकेशन हो जाती है कि जब हम उसका रिजल्ट देख के उनको प्रीवियस रिसर्च के साथ मैच करवाते हैं कि पहले ये फैक्टर यूज करके फलां बंदे ने ये काम किया था, उसके ये रिजल्ट आए थे, मैंने ये वाले फैक्टर्स को यूज करके यही काम किया तो मेरे उससे अच्छे रिजल्ट आए। तो ये चीज़ें हमारे पास उसकी फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आती है कि हम लोग एक पहले मॉडल बनाते हैं, तो उस मॉडल की फिर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम लोग उस मॉडल को डेवलप भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आजकल पाइथन का दौर चल रहा है, पाइथन के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आप उस मॉडल को डेवलप करके उसके रिजल्ट दिखा सकते हो। दूसरी चीज होती है कि उसी मॉडल के हम लोग किसी न किसी टूल को यूज करते हुए सिमुलेशन कर लेते हैं। अब टूल भी मल्टीपल होते हैं, वो हमारे फिर डिसाइड होता है कि हम लोगों ने काम किस तरह टाइप का करना है, उसी लिहाज से फिर हम लोग टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर डाटा माइनिंग का करना है तो उसके लिए रैपिड माइनर, बैका, इस तरह के ये वाले टूल इस्तेमाल होते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करना है तो उसके लिए मैटलैब यूज होता है। इसलिए हमारी रिसर्च के मुताबिक, हमारी टेक्निक्स के मुताबिक, मॉडल के मुताबिक हम लोग को टूल सेलेक्ट करके उसके ऊपर सिमुलेशन करके दिखा देते होते हैं। तो ये फिर जब हमारी ये वेरिफिकेशन होती है तो या तो हम सिमुलेशन के थ्रू कर लेते हैं या वो चीज़ एक्चुअल में डेवलप करके उसके रिजल्ट निकाल के दिखा देते हैं।
तो कहते हैं व्हाट प्लस हाउ, ये दोनों चीजें मिलके हमारे पास ये जो y का आंसर है ना, ये दोनों चीजें मिलके हमारे पास ये y का आंसर देती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। प्रोड्यूसेस typical model or framework, based on this framework we can drive testable propositions या hypothesis। कि जब हम लोग ये what और how का जो आंसर थे ना, उनको मिला के एक मॉडल पूरा बना लेते हैं, फ्रेमवर्क एक बना लेते हैं, यानी कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, तो वो हमारे पास एक रिसर्च मेथड बन जाता है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, तो जब वो आप लोगों के पास एक रिसर्च मेथड आ जाता है ना, तो उस रिसर्च मेथड की बेस पे फिर हम लोग एक ड्राइव करते हैं टेस्टेबल प्रोपोजिशन। अब ये टेस्टेबल प्रोपोजिशन होती है, ये हमारा हाइपोथेसिस कहलाती होती है। कि आप लोग कोई भी रिसर्च लिखते हो तो सबसे पहले आप लोगों का एक आइडिया कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने काम क्या करना है, फिर उसके बाद हम उसकी रिसर्च मेथडोलॉजी लिखते हो, जहाँ हम लोगों ने हाउ का आंसर दिया, फिर उसके बाद जब हाउ का आंसर दे देते हैं तो फिर हमारे पास तीसरी चीज होती है उस रिसर्च का हाइपोथेसिस राइट करना। तो ये हाइपोथेसिस राइट हम लोग तभी कर सकते होते हैं कि जब अगर हमारा रिसर्च मेथड का जो मॉडल है वो कम्प्लीटली डेवलप हो गया और हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर हम लोग उसकी बेस पे एक हाइपोथेसिस डिसाइड करते होते हैं कि एक टेस्टेबल प्रपोज्ड स्टेटमेंट देते होते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि एक टेस्टेबल प्रपोज्ड स्टेटमेंट, कि जब हमारा ये काम होगा तो हम उसको टेस्ट कर सकें उस स्टेटमेंट को, कि जो स्टेटमेंट आपने कही है कि वाकई कंप्लीट होगी या कि नहीं होगी। तो वो एक स्टेटमेंट देना आप लोगों का हाइपोथेसिस कहलाता होता है। अब हाइपोथेसिस जो आप लोग स्टेटमेंट देते हो वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या आप फैक्टर्स की बेस पे, जो आप लोगों ने रिसर्च मेथड एक बनाया, मॉडल बनाया, तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की बेस पे आप लोग एक प्रपोज करते हो कि मैंने ये चीजें इस तरह इस लिहाज से की हैं, तो इसका मुझे जब ये इसका ये रिजल्ट आएगा तो ये इस तरह आएगा। जो इस तरह आएगा ना, मतलब अभी वो फ्यूचर की बात है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई ना, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो जब ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है जिस स्टेटमेंट के अंदर, तो वो हमारी फिर हाइपोथेसिस बन जाती है। तो यहाँ पे फिर हमारा एक रिसर्च के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथेसिस का भी। रिसर्च मेथड भी क्लियर हो गया, हाइपोथेसिस भी हो गया, और हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो गई। रिसर्च क्या है, कहते हैं टेक्निकली द स्टेटमेंट y इज caused by x, मतलब जो अभी हम लोगों ने दो बातें की थी कि x रिलेट्स टू या अप्रोच टू y, यहाँ पे उसी का वोल्ट कर रहा है कि y जो आ रहा है किस वजह से आ रहा है, x की वजह से आ रहा है। अब जो चीजें हमारे पास आ रही होती हैं वो जिसकी वजह से आ रही होती हैं वो सारे हमारे फैक्टर बन जाते हैं। कैन बी टेस्टेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वायर अंडरलाइंग द मॉडल, और दिस विल लीड टू empirically dominated discussion rather than theoretically। कि जब ये हम सारा काम कर रहे होते हैं तो फिर एक हमारी एम्पेरिकल रिसर्च बन जाती है, ना कि एक थ्योरी बन जाती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट वे में बात करूं, तो जो हमारे पास व्हाट और हाउ का होता है ना, जो पहले दो हम लोगों ने ब्लॉक की बात की, वो हमारे पास सारी चीजें डिस्क्राइब में होती हैं। जब हम व्हाट और हाउ की बात कर रहे होते हैं तो सारी चीजें हम एक किस्म की डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वहां पे हम कोई डेवलप नहीं कर रहे होते। जब हम वाई का आंसर देते हैं ना, तो फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च के अंदर अगर मैं रियलिटी बताऊं कि या आप लोगों को खुद भी यहाँ से नजर आ रही होगी कि व्हाट हाउ और व्हाई, यहाँ पे तीनों के अंदर या तो डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, या डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्क्राइब करते हैं उसको किसी न किसी सिमुलेशन टूल में से गुजार के और एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वाकई ऐसा है। कहीं भी ना कोई प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आ रही। तो रिसर्च हमारी ऐसी ही है कुछ। अगर हम चाहेंगे तो इसमें प्रोडक्टिविटी ऐड कर देंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम इन दोनों चीज़ों को मिला के भी अपनी रिसर्च बना सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें आपने एक्चुअली बना के ही दिखानी है। प्रोडक्टिविटी तो तभी आती है जब वो चीज़ आप एक्चुअल में बना के दिखाते हो। तो रिसर्च का मतलब या मकसद ये नहीं कि वो आप एक्चुअली में चीज़ बना के दिखाओ। इसका मतलब ये है कि आप एक मॉडल बना के उसको एक्सप्लेन कर दो, और उसको स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली या किसी टूल के थ्रू उसके मतलब रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दो कि मैंने ये ऐसे ऐसे प्लान टूल से गुजारा था, तो ये ऐसे ही हो गया था। तो जब आप इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे तो तब भी हो जाएगा। तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है हमारी रिसर्च के अंदर। डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो बीच में ऐड कर दें, अगर नहीं चाहते तो ना ऐड करें, उसकी कुछ ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है।
तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है व्हाट एंड हाउ एंड व्हाई, फिर व्हाई को भी इन तीनों के साथ ऐड करके जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सिंपल थ्योरी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, बात एंड पे फिर वही आ गई। तो अगर मैं ओवरऑल एक आइडिया स्केच लगाऊं तो हमारा ओवरऑल आइडिया स्केच रिसर्च का यहाँ तक इन चीज़ों को देखते हुए सिर्फ यही लगता है कि हम या तो कुछ चीज़ों को पढ़ के डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें उसकी रीज़न देनी पड़ती है साथ। वो रीज़न या तो हम मैथमेटिकली दे देते हैं या किसी टूल को यूज़ करके उसमें से एक्सपेरिमेंट करके अपने मॉडल का, तो हम उसके रिजल्ट निकाल के उसके थ्रू में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है तो साथ रीज़न बतानी होती है, तो वो रीज़न बताने के लिए हमें कोई ना कोई साथ हेल्पिंग टूल चाहिए होता है। अदरवाइज यहाँ पे डेवलपमेंट कहीं भी नज़र नहीं आई और ना ही होती है। ये हमारी मर्जी है, अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी रिसर्च स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अगर नहीं ऐड करेंगे तो सिर्फ हमारी रिसर्च फिर रिसर्च ही रहेगी। फोर्थ ब्लॉक यानी कि हु वेयर एंड व्हेन ब्लॉक, यानी कि हु वेयर एंड व्हेन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हैं हमारे, जो कि हम इस ब्लॉक के अंदर बताते हैं। तो ये चीज़ें एंड पे डिसाइड होने वाली होती हैं जब हम काम कर लेते हैं कि किसने कब और कहाँ किसने किया। तो देख कहता है कंडीशन प्लेस लिमिटेशन ऑफ थ्योरेटिकली मॉडल सेट द बाउंड्रीज ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब जो हमारे पास कहता है जो ये वाली कंडीशंस है ना हु वेयर व्हेन वाली, कि हमारी हर रिसर्च के एंड पे एक लिमिटेशन का पार्ट होता है। तो कहता है उस लिमिटेशन के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग होती है, जो हमारे पास हमारी बाउंड्रीज बता रहे होते हैं कि क्योंकि लिमिटेशन का जो पार्ट होता है ना हर रिसर्च के एंड पे, हम उसमें अपनी बाउंड्रीज भी बताते हैं कि मेरी ये रिसर्च इस लेवल की हद तक यहाँ तक ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इसके अलावा इस ये वाली मेरी जो रिसर्च है ये काम नहीं करेगी। यानी कि अपनी रिसर्च की बाउंड्रीज बताना कि यहाँ काम करेगी और यहाँ पे नहीं करेगी। क्योंकि जब आप लोग ये रिसर्च करते हो तो आप लोगों को टारगेट एरिया भी तो बताना पड़ता है ना। तो कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ कंटेक्ट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि जो आप जितनी भी थ्योरीज बनाते हैं वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन उनकी वो सारा कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा होता है, और ऑब्जर्वेशंस आर एम्बेडेड एंड मस्ट बी अंडरस्टूड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंदर। ये आगे मतलब एक एग्जांपल पेश की हुई है, पर्सनल सिलेक्शन मॉडल है सुइटेबल फॉर बिजनेस सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट हाउ प्रिडिक्ट वैलिडिटी इन अ मिलिट्री सेटिंग। कहता है जो ये हमारे पास ना जो हम लोगों ने मॉडल दिया है वो बिजनेस सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सक्सेसफुल है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो प्रिडिक्ट करना चीज़ों को, तो वो लो है। वैलिडिटी इन अ मिलिट्री सेटिंग्स के अंदर लो है लेकिन बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग है। So we have to understand why this anomaly present so that can revise the, अब यहाँ पे ये एक anomaly थी ना कि बिजनेस के लिए तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मिलिट्री के लिए नहीं है, तो आप इसके लिए भी इसी मॉडल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आप लोगों को मजीद साथ कुछ फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे जो मिलिट्री में भी यूज होते हैं, और कुछ रिमूव करने पड़ेंगे जो स्पेशल सिर्फ बिजनेस के रेलिवेंट ही थे, क्योंकि अब वो मिलिट्री के लिए हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो मैंने एक मॉडल से कुछ चीज़ें चेंज करके दूसरे मॉडल की तरफ ले गया, तो मेरी ये रिसर्च बन जाएगी, और यहाँ तक ये हमारे 4 ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेश्चन?